नमस्कार। जेड इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर आपका पुनः अपने इस जेड इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं इस जेड इंस्टीट्यूट चैनल बनाने का एक मकसद है जो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम लोगों ने बड़ी संघर्ष के साथ इसको स्टेबल किया, बनाया, बड़ी मेहनत की। लगभग अपने जीवन का 6-7 साल और अनुभव शेयर कर रहे हैं आपसे। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि मैं भी एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जैसा कि अकबरपुर में कुछ लोग नाम भी जानते हैं। हालांकि तो ये जो चैनल बनाने का एक मुख्य मकसद था, इसका मकसद यही था कि जो गरीब रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो हम जैसे फैमिलियर के बच्चे हैं, इनके लिए साइकोलॉजी जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में अच्छा खासा मोटा रकम लेते हैं और वो नहीं पढ़ पाते, जबकि वो उसके योग्य हैं। तो कोशिश हम लोगों की यही है, साइकोलॉजी के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बेटा जितने लोग देख रहे हो ये चैनल ध्यान से देखना, और लास्ट तक आपको साइकोलॉजी का माहिर बना के छोड़ूंगा, ये विवेक सर का वादा है। और आने वाले टेट और सुपर टेट, इन दोनों क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, जैसे टेट में 30 नंबर के क्वेश्चंस, सुपर टेट में 30 नंबर के क्वेश्चंस। 30 नंबर में जैसा 20 नंबर आप देखते हो बाल विकास शिक्षण अधिगम से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी 10 नंबर की पेडागॉगी टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, आप जेड इंस्टीट्यूट से जुड़ चुके हैं। तो हमारा एक चीज का आपसे निवेदन है कि कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस इतना ही आपको करना है। इससे क्या थोड़ी सी हम मोटिवेट होंगे और कुछ नहीं होगा इससे। अभी ये पहला कदम है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, और आप इसका रिजल्ट देखेंगे। मैं अपना वीडियो पुनः डालूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा सुपर टेट का, टेट का और सी टेट का। सीटेट के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। सीटेट के कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं पेडागॉगी का अलग वीडियो आप लोगों को डालूंगा। हालांकि अभी एग्जाम चल रहा है तो उस पर 1-2 वीडियो पड़े हैं, वो बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिए कम से कम कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं। 2 वीडियो उसको आप लोग देख लीजिएगा इसी चैनल पे जेड इंस्टीट्यूट के। तो अकबरपुर में यह कोचिंग अवस्थित है, और इस अकबरपुर में एक सफल और बड़ा प्रयास करने की कोशिश में हम लोग लगे हैं, और इसको सफल बनाने के लिए आप ही हमारे एक माध्यम हो। तो आइए इस माध्यम को, इस सफर को सफल बनाते हैं आपके माध्यम से, और अपने जो दोस्त हमारे आपके सहयोगी हैं उनके माध्यम से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि हम अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको उद्दीपन अनुक्रिया और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पढ़ाए थे, 2 टॉपिक लिए थे। और इसमें अधिगम का जो पार्ट है, अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत लगभग 2 पार्ट में देखा था। उसमें हमने सबके कौन कौन से शिक्षा मनोविद आते हैं सबके नाम देखे थे। ज्यादातर मोस्टली देखेंगे आप उन्हीं शिक्षा मनोविदों को आपके एग्जाम्स में पुटअप किया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ी डीप जानकारी लीजिए। आपको जब हम साइकोलॉजी, ये हम बता रहे हैं, साइकोलॉजी को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक विकास के क्षेत्र में, मतलब बाल विकास, और दूसरा अधिगम के क्षेत्र में। तो अधिगम के क्षेत्र वाला पार्ट आप पढ़ रहे हो, अब विकास का पार्ट इसके बाद पड़ेगा जब अधिगम के पार्ट खत्म हो जाएंगे। क्यों? इसका रीजन है उसका पहले, जबकि आप किताबें पढ़ेंगे मालती शाश्वत, पीढ़ी पाठक वगैरह, तो इन किताबों में पहले विकास से संबंधित बात है। लेकिन मुझे पता है कि यूपी में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे विकास, जो बाल विकास होता है, इसको पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चंस भी इससे बस 3-4 क्वेश्चंस टेट में, और अगर सुपर टेट में देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चंस, बस इतना रखता है। मेन क्वेश्चंस आपके जो उठते हैं वो अधिगम से उठते हैं। तो अधिगम पे फुल स्टॉक रहेगा मेरा, और अधिगम से ही मैंने स्टार्ट किया वीडियो। तो अधिगम को ही डिस्क्राइब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे, एक विकास के क्षेत्र में, दूसरा अधिगम के क्षेत्र में। इन 2 पार्टों को हम बांट के आपको इसका पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो हमने उस बार आपको लिया था अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण। अधिगम के सिद्धांत के वर्गीकरण में 2 प्रकार के क्लासिफिकेशंस थे उसके। आपने एक देखा था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और उद्दीपन अनुक्रिया के बाद देखा था उद्दीपन अनुक्रिया। तो इसके बाद हम आते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो हालांकि इंग्लिश नहीं लिखा, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के हैं,
तो रूरल एरिया के बच्चे, वैसे भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है, ये चैनल उन्हीं के लिए है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। बच्चे आप लोग क्या करते हो, मोटे मोटे रकम दे करके वही साइकोलॉजी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, लेकिन यही चीज आपको सरल वे में इस चैनल पर मिलेगा। इस चीज की मेरा वादा है, इस चीज की गारंटी है। और पढ़ लेना, लास्ट में एग्जाम में हम आपको सारे वीडियो में से एक एक क्वेश्चन छांट करके दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या कहता है भाई? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में आपने दो चीजें देखा था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में एक था पुनर्वलन सिद्धांत, एक था अपुनर्वलन सिद्धांत। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, दो पार्ट में बांटा गया था। कौन से को? ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। हमने कहा था कि सेकंड पार्ट में आपको इसका, अब इसकी थ्योरी चलेगी, पूरा व्याख्यान चलेगा। ठीक, तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्वलन सिद्धांत और अपुनर्वलन सिद्धांत। ठीक, पुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत आपने देखा था थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, मिलर, और आप इन लोगों को आपने किसके अंतर्गत देखा था? पुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत। और अपुनर्वलन सिद्धांत जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मातहत ही आता, सेकंड क्लासिफिकेशन, उसमें आपने देखा था वाटसन, गुथरी और एस्टस। ठीक, ये वाटसन, गुथरी जो एस्टस है, जिन्होंने इसको नहीं माना, तो चलिए आपको देखते हैं क्यों नहीं माना, कैसे नहीं माना। और इसी के अंतर्गत आयोग क्वेश्चन जब बनाता है तो बच्चे फंस जाते हैं, जबकि पढ़ा हुआ सारी थ्योरी रहती है। क्योंकि एग्जाम आपके जो और टीचर हैं, जिससे आप, जिन गुरुजनों से आप पढ़े हो, सबके पास ब्रॉड नॉलेज होता है। फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको 30 में 30 नंबर दिलाने का। ये 25-26 नंबर की बात नहीं। 25 के अगर 30 नंबर का टेट का एग्जाम देखा जाए, 20 नंबर लायक तो आप स्वयं हो। अपने आप को एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई प्रैक्टिस सेट उठा के, मेरा विश्वास है। लेकिन वो बच्चे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वो 30 में 30 कैसे लाएं, इसका प्रयास आपके साथ मेरा रहेगा। और मैं चाहूंगा कि 30 में 30 लाके दिखाएंगे आप लोग। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या हो, ठीक, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है, क्या आ जाती है भाई? समस्या। तो इसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहा जाता है। साफ साफ बात आप जान लीजिए। एसआर बॉन्ड कहते हैं। एसआर थ्योरी किसने दिया? तुरंत कहते हैं थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने तो दिया भाई, सीधे सीधे। अब तक तो आयोग में क्वेश्चन लगातार पूछता गया। क्या पूछता है? डायरेक्ट पूछता है क्रिया प्रसूति निबंधन का सिद्धांत क्या? तो स्किनर ना। एसआर बॉन्ड किसने दिया? तुरंत कहते हो थॉर्नडाइक। कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तुरंत कहते हो थॉर्नडाइक। लेकिन याद है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है कि अगर आयोग ने बदल दिया तब तो नाको चने चबाने लायक हो गए, लोहे के चने जिसे आप कहते हैं, है ना। तो हम देखेंगे, उसके डीप जाएंगे। इतना तो आपको पता ही पता है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक कहलाते हैं। ठीक है, और किसमें? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं कौन? थॉर्नडाइक। ये चीजें आपको नहीं पता होगी, मुझे पता है इस चीज को। यही समस्या है जो आपको पता तो जरूर है साइकोलॉजी, लेकिन वो कुंठा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और उस कुंठा को निकाल के ही मैं रहूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए आगे चलते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या हो, जिसे स्टिमुलस कहते हैं, तो कहते हैं एस क्या है? एसआर बॉन्ड क्या है? तो एसआर बॉन्ड में जो एस होता है, एसआर बॉन्ड, तो ये जो एस, ये वाला है एस, इसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या है? समस्या है। ये कैसी समस्या है? आइए इस पे डिस्कस करते हैं। एस क्या है? कौन सी समस्या है? भाई अधिगम की बात हो रही है। मैंने कहा कि एक विकास का क्षेत्र लेंगे, एक अधिगम का क्षेत्र लेंगे। अधिगम के क्षेत्र में वह अधिगम जो बच्चों में कैसे पूर्णता परिणति हो, उनके मन मस्तिष्क में, उनके मस्तिष्क पटल पर अधिगम कैसे पूर्ण रूप से प्रक्षेपित हो जाए, इसकी बात करेंगे। तो स्टिमुलस का क्या काम है भाई? जितने भी 1 to 5 के एग्जाम्स में 1 to 5 क्लास के बच्चे जितने आते हैं, देखिए उनके सामने सबसे पहले हर चीजों की समस्यात्मक होती, समस्या होती, सारी चीजों में समस्या होती है भाई। कोई भी चीज उनके सामने पहली बार पड़ेगा, समस्या तो आनी, यानी वो उनके लिए समस्या है। कोई भी चीज देखे वो समस्या है, ठीक। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए इसी समस्या के माध्यम से, कहते हैं जब सीटेट में क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि बच्चा जो है क्रिया करके सीखता है, त्रुटि करता है। तो क्या यह त्रुटि करना गलत है?
बताइए, एनसीएफ 2005 कहता नहीं कि ये भैया त्रुटि के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं, त्रुटि के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सीटेट में आपको बखूबी पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अभी आप जानिए कि जो त्रुटि करता है बच्चा, ये त्रुटि ही उसके लिए एक साधन है, क्या सीखने का एक जरिया है। इसे कहते हैं अधिगम, इसे कहते हैं लर्निंग। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या हो, जिसे क्या कहते हैं, स्टिमुलस, समस्या को क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, और तो उस समाधान के लिए वह विभिन्न प्रकार की, उस समस्या से निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया कह लें, क्रिया कह लें ना, उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये और से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आर से, रिस्पॉन्स। इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। मतलब समस्या से निजात पाने के लिए जो अनुक्रिया की जाती है उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स करता है बच्चा, जो किया अधिगम करने के लिए, जो समस्या आया उस अधिगम में उस समस्या से निजात पाने के लिए उस पर कुछ अनुक्रिया करेगा, मतलब उस पर रिस्पॉन्स देगा, उस पर रिस्पॉन्स देगा। और इसी समस्या को जब रिस्पॉन्स पा जाता है, ये जो समस्याओं पर वह रिस्पॉन्स दिया, यही मिलकर बन जाता है एस और बॉन्ड थियरी, जिसे किसने दिया भाई, थॉर्नडाइक ने दिया। किसे दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। और मैं आपको फिर से बता दूं कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो आप पढ़ रहे हो, एस और बॉन्ड थियरी जो आप पढ़ रहे हो, एस और बॉन्ड थियरी जो आप पढ़ रहे हो, ये थियरी में दो प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट इज पुनर्वलन सिद्धांत और दूसरा है अपुनर्वलन सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक किस में आते हैं, पुनर्वलन सिद्धांत में आते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिए, अपुनर्वलन सिद्धांत में कतई थॉर्नडाइक नहीं आते। तो आइए आगे चलते हैं। तो एस आर बॉन्ड की बात क्या है, इसमें सही अनुक्रिया में समस्या का समाधान होता है। अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक करके अलग से लिखा है, एस आर बॉन्ड का मुख्य क्रिया क्या है, इसमें सही अनुक्रिया में समस्या का क्या होता है भाई, समाधान होता है। इसे कहते हैं एस आर बॉन्ड थियरी। फिर बता दूं, थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, थॉर्नडाइक। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स करके बच्चा सीख रहा है, इस पे कुछ क्रिया कर रहा है, प्रतिक्रिया, उस समस्याओं पर क्रिया करके सीख रहा है, ये सीखने की जो प्रक्रिया है सब मनोवैज्ञानिकों ने नहीं माना। इसीलिए तो पुनर्वलन सिद्धांत को ना मानने वाले को अपुनर्वलन सिद्धांत कहा गया। अपुनर्वलन सिद्धांत में क्या आता है भाई, अब जो नहीं मानेगा, कहते हैं कि बच्चा जरूरी नहीं है, जो पुनर्वलन सिद्धांत थॉर्नडाइक वगैरह, जैसे थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और मिलर के सिद्धांतों को जो नहीं मानने वाले थे, उनको इसी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के माध्यम में उनको रखा गया। किसमें, अपुनर्वलन सिद्धांत में रखा गया। अपुनर्वलन सिद्धांत में कौन कौन है, जैसे पावलोव, गुथरी और एस्टस। एस्टस को याद रखिएगा, कभी पूछेगा जरूर। गुथरी को पूछ चुका है, पावलोव को पूछ चुका है, लेकिन एस्टस का नंबर है, याद रखिएगा। किसका नंबर है, एस्टस। ठीक, इनको याद रखिएगा। ये सब अपुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत, मुझे बखूबी पता है आप लोगों को इस चीज को एकदम रटा रटाया है ना। जैसे पावलोव के सिद्धांत, गुथरी के सिद्धांत, जैसे समीपता का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, फटाक से कहते हैं गुथरी ने दिया ना। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गुथरी ने समीपता का सिद्धांत किसके अंतर्गत दिया, अब ऑप्शन आपको दे दिया जाए, पुनर्वलन, अपुनर्वलन, फिर क्लासिकी अनुबंधन, फिर क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत या आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो मामला बेटा फंस जाएगा। इस वजह से ये लोग अपुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत हैं। कौन कौन है भाई, वाटसन, गुथरी और एस्टस। तो पुनर्वलन सिद्धांत को ये लोग मानने वाले नहीं थे, इसीलिए ये सब अपुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको इन लोगों ने कहा कि पुनर्वलन एस आर बॉन्ड से ही बच्चा नहीं सीखता, बल्कि कैसे सीखता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखते हैं, कहते हैं हम अनुक्रिया को उद्दीपन के परिणति भी कह सकते हैं। कहते हैं कि उद्दीपन के परिणति भी, कुछ लोगों ने कहा कि इसको तो मान्यता दे दी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। कुछ लोगों में कौन कौन से हैं, किसी किताबों में जल्दी दिया नहीं है, लेकिन आइए कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम जो भाई हमने गुथरी को दिया, एस्टस को दिया और पावलोव को दिया, ये जो है अपुनर्वलन सिद्धांत के, इन्होंने साफ साफ बताया। इन्होंने कहा कि पुनर्वलन के आधार पर नहीं, पुनर्वलन के आधार पर नहीं,
बल्कि किसके, समीपता या बारंबारता के आधार पर भी होता है। क्या, अधिगम किसके आधार पर होता है? इन्होंने कहा कि पुनर्वलन के आधार पर नहीं, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड के आधार पर ही नहीं, अपितु बल्कि समीपता या बारंबारता के आधार पर होता है। ये जो नियम दिए इसको कहते हैं, और ये जो नियम था ये पुनर्वलन सिद्धांत, एसआर बॉन्ड, ये सब किसका है? पुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत था, पुनर्वलन सिद्धांत, ठीक। जबकि ये लोग हैं, इन्होंने इसको ना मान करके अपुनर्वलन सिद्धांत को माना, अपुनर्वलन सिद्धांत को माना। इन्होंने कहा कि पुनर्वलन ना होकर के हम किसके माध्यम से, समीपता या बारंबारता के आधार पर भी अधिगम करा सकते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, ये इसके पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया है। तो ये एक छोटा सा प्रयास रहा, आगे वाले वीडियो में फिर आपको कुछ और भी देंगे जो पूरा का पूरा अधिगम का बेस। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विवेक सर, जेडी इंस्टीट्यूट अकबरपुर में आपका पुनः से स्वागत करता हूं, और अगले वीडियो के लिए फिर से देखें। धन्यवाद। इसको शेयर करें।